अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी के पास पेपर केमिस्ट्री के चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स के। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल एमसीक्यू नंबर 1 की हम बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है इन सम रिएक्शन अ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। एमडीकेट 2012 के पास पेपर का सवाल है। हमें कहा जा रहा है इन सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन में अ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो प्रोडक्ट बनता है ना वही कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। कुछ रिएक्शन में कि भाई प्रोडक्ट जो बनता है वही कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नेगेटिव कैटालाइसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट और इन ऑप्शन डी ऑटो कैटालाइसिस। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं और आपने लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक आंसर सेलेक्ट करना है। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं आपने बताना है। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा, तो उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ऑटो कैटालाइसिस का। क्या नाम देते हैं हम उसे? ऑटो कैटालाइसिस का हम उसे नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 2, द रेट रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस विथ द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज। भाई रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसकी स्पीड जो होती है, उसकी जो रफ्तार होती है उसमें कमी आती है। बिकॉज इसकी वजह, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंजेस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। भाई पैसेज ऑफ टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार जो है वो कम क्यों हो जाती है? आपके पास चार ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए। इस करेक्ट आंसर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की कमी की वजह यही होती है कि वक्त गुजरता है तो रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही होती है, लिहाजा उसकी रफ्तार में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमडीकेट 2014 के पास पेपर का सवाल है और इसमें कहा जा रहा है फॉर द रिएक्शन 2NO plus O2 equal to 2NO2 द रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज। हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि आप रेट इक्वेशन इसके लिख के बताएं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ऑप्शन ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है और अगर आपने हमारा लेक्चर अटेंड किया है हाउ टू राइट द रेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही आसान है। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है। उम्मीद है आप एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपने रेट इक्वेशन कैसे बनाती हैं वो आपने जो है वो बाकायदा सीखना होगा, तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई हमारे पास जो है भाई एक रिएक्शन दे दिया गया है। रिएक्शन आपके सामने क्या है? 2SO2 जो कि कन्वर्ट हो रहा है 2SO3। इसमें रिएक्शन कैटलिस्ट के तौर पर जो है वो NO जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। हमें कहा जा रहा है चूज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है, इस कैटलिस्ट की जो टाइप है वो क्या है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है होमोजीनस कैटालाइसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बायोलॉजिकल कैटालाइसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हेट्रोजीनस कैटालाइसिस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गैस कैटालाइसिस। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चूज द टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ और फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए होमोजीनस कैटालाइसिस।
अब ये होमोजेनस कैटालाइसिस का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टेट में हो ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में कैटालिस्ट भी हो। जैसे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस हैं और कैटालिस्ट भी अगर गैस है तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटालाइसिस। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी और स्टेट में हो, कैटालिस्ट किसी और स्टेट में हो, तो वो फिर होमोजीनस कैटालाइसिस नहीं कहलाएगा, वो हेट्रोजीनस कैटालाइसिस कहलाएगा। तो इस रिएक्शन में 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, गैस, जो कि कन्वर्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड में, जो कि वो भी गैस है। और उसमें हमारे पास जो है वो NO जो कि कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, वो भी क्या है, गैस है। तो वो गैस अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैटालाइसिस हमारे पास जो है ये कौन सा है, होमोजीनस कैटालाइसिस। अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा सा जी तीनों के साइड पे लिखा हुआ है, तीनों के साइड पे क्या लिखा हुआ है, जी, तीनों की स्टेट सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनस कैटालाइसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 में कहा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एमडीके 2019 का सवाल है और उसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। भाई देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट एब्जॉर्ब करता है, सही है भाई। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो हीट इवोल्व करता है। ये दो बातें पता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो ही रिएक्टेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो ही रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक बात तो है ना, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब हम हीट एनर्जी देंगे तो ही रिएक्टेंट जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, तो ही रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, वो बैकवर्ड कहलाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन करवाने के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी क्या होगी, कम। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब हीट एनर्जी दी जाएगी। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसकी ज़्यादा है। और बैकवर्ड वाले की एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें आप तलाश करो, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। और यही एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर बैकवर्ड में आ जाए तो हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी जो होती है वो इवोल्व होती है, अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है बनस्बत बैकवर्ड के। तो यही जुमला उन्होंने थोड़ा रिवर्स करके लिखा है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बैकवर्ड की क्या होती है, इसमें कम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज क्लोज टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इट्स मीन दैट द रिएक्शन इज ऑप्शन ए फास्ट, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी स्लो एंड ऑप्शन डी वेरी स्लो। हमें कहा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज क्लोज टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। भाई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी बिल्कुल इसके बराबर है। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, यानी जो रिएक्शन को एनर्जी चाहिए ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसकी लगभग एनर्जी उसके क्लोज ही है। तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। भाई जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आसपास ही जो है वो क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसकी एनर्जी है। इसका मतलब फौरन से वो एनर्जी मिलेगी और रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती वो बहुत ज़्यादा होती रिएक्टेंट की एनर्जी के मुकाबले में, तो रिएक्शन क्या हो जाता, बहुत स्लो होता। तो जितनी एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बिल्कुल इसके करीब ही है, तो रिएक्शन क्या होगा, ये फास्ट होगा। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए फास्ट इज द करेक्ट आंसर। ये नम्स 2019 का ये सवाल है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7।
According to the collision theory of bimolecular reaction in gas phase, minimum amount of energy required for an affected collision is known as. हमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैस फेज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज नोन एज। एमडीके 2011 का सवाल है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हीट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हैज नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैस फेज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिंपल यहाँ से हिंट मिल गई है। और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, जो अफेक्टिव कोलिजन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सेंटेंस को थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के किया था, लेकिन आधी डेफिनेशन आपको मिनिमम से अगर पकड़ो तो आपको पता चल जाएगा ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की क्या है, डेफिनेशन है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में कहा जा रहा है इफ the energy of activation of a chemical reaction is very low, the rate of chemical reaction is observed to be very high because MDK 2019 का सवाल है। हमें कहा जा रहा है if the energy of activation of a chemical reaction is very low, भाई एक chemical reaction है उसकी ये energy of activation जो है वो क्या है, बहुत लो है। हमें कहा जा रहा है the rate of that chemical reaction is observed टू बी वेरी हाई, उसके रिएक्शन की रफ्तार, भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब भी कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बहुत हाई होता है, उसकी वजह पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इररिलेवेंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नंबर ऑफ अफेक्टिंग एंड फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है रिएक्शन प्रोसीड विदाउट एनी ट्रांजिशन स्टेट, एंड ऑप्शन डी मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट मूव स्लोली। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। जब भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो कम होती है, रिएक्शन जो वो हाई होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ इफिशिएंट और फ्रूटफुल कोलिजन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इफिशिएंट और फ्रूटफुल कोलिजन होती है वो इंक्रीज होती है। भाई एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है ना, तो वो जैसे ही देते हैं रिएक्शन हाई होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन जो अफेक्टिव कोलिजन होती है उसमें क्या होता है, इजाफा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। The influence of temperature on reaction rate is predicted by। influence of temperature on reaction rate, भाई इन्फ्लुएंस ऑफ रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं कि भाई टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, वो किसके जरिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फ्री एनर्जी चार्ज, ऑप्शन बी वैंडर वॉल इक्वेशन, ऑप्शन सी आर्नियस इक्वेशन, एंड ऑप्शन डी काइनेटिक इक्वेशन। नम्स 2019 के पास पेपर का ये सवाल है। ए बी सी एंड डी आपके पास चार ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन जो है वह सेलेक्ट करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज प्रेडिक्टेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन सी आर्नियस इक्वेशन। आर्नियस इक्वेशन जो है वो इसके ज़रिए जो है वो बाकायदा टेम्परेचर का अफेक्ट जो है वो रेट रिएक्शन पे क्या किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 10। फॉर विच चेंज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम अप्रोक्सीमेटली डबल। भाई हम टेम्परेचर में कितनी तब्दीली करें, टेम्परेचर में हम कितनी तब्दीली करें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाए, डबल हो जाए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 290 केल्विन की तब्दीली करें, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 283 केल्विन की तब्दीली करें, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली करें, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तब्दीली करें। ये तो सिन बोर्ड में भी लिखा हुआ है ये वाली बात कि कितना टेम्परेचर में इजाफा करें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11। It is experimentally found that catalyst is used to, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि कैटलिस्ट इज यूज टू, कैटलिस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, सी में कहा जा रहा है लोअर्स द पीएच,
ऑप्शन डी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अदर रिएक्टेंट। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो एमसीक्यू नंबर 11 की बात हो रही है, ए बी सी एंड डी। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना, तो कैटलिस्ट क्या करता है? ऐसा बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन ए, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। भाई कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर रैपिड कैटेलाइज रिएक्शन। भाई इनमें से एक ग्राफ है जो ये शो कर रहा है, इनमें से एक ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि भाई कैटलिस्ट ने उस रिएक्शन को बहुत तेज कर दिया। तो पहले ग्राफ में देखें, ऊपर वाला जो ग्राफ बना हुआ है ना, ऊपर वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है बगैर कैटलिस्ट के रिएक्शन था। नीचे वाला जो शो कर रहा है कि भाई कैटलिस्ट आ गया ना, तो रिएक्शन जो है वो क्या हो गया? रिएक्शन जो है वो क्या हो गया? तेज हो गया। ऑप्शन ए ये था। ऑप्शन सी में अगर आप चलें तो इसमें ये बता रहा है कि भाई ये ग्राफ जो है वो बगैर कैटलिस्ट के, देखो इतनी सारी एनर्जी चाहिए थी, रिएक्शन को इतना सारा टाइम लगा था, और कैटलिस्ट के बाद जो है वो डिफरेंस देखो इसमें कम है, इसमें क्या है? ज़्यादा है। डिफरेंस जो है वो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। जबकि इसमें ऑप्शन बी में देखें कि भाई कैटलिस्ट के बगैर जो है वो इतना सारा टाइम था, इतनी सारी एनर्जी लगी थी, और कैटलिस्ट के बाद जो है वो ये ग्राफ फ़ौरन से नीचे हो गया। ऑप्शन डी में देखें तो कैटलिस्ट के बगैर ये ग्राफ था और कैटलिस्ट के साथ ये ग्राफ था। सबसे ज़्यादा तब्दीली किस में आ रही है? सबसे ज़्यादा जो तब्दीली आ रही है वो आ रही है ऑप्शन नंबर बी में। किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी में, कि भाई कैटलिस्ट के बगैर ग्राफ इतना ऊपर था, जैसे ही कैटलिस्ट लाए रिएक्शन क्या हो गया? बहुत ही तेज़ी से हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर रैपिड कैटलाइज रिएक्शन। मोर रैपिड कैटलाइज रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस ग्राफ में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है एमडीकेट 2018 का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू। भाई कैटलिस्ट का जो रोल है वो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिक्रीज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का जो रोल है वो क्या होता है? ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली भाई अब पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो बाकायदा डिटेल लिखी होगी। सिंपली अगर कैटलिस्ट कहा जाएगा तो आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ही कंसीडर करोगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द ईस्ट। भाई ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द ईस्ट। ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। ईस्ट के अंदर, खमीर के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूरिएस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जाइमेस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इन्वर्टेस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सुक्रेस। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सुक्रेस। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और आपने क्या करना है? एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, जाइमेस इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी, जाइमेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ये रिएक्शन है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। रेट जो होता है, रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ द प्रोडक्ट।
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो है वो रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ आपने ये बताना है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन पे कौन पूरा उतर रहा है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि वो रिएक्शन जो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन पर पूरा कौन उतर रहा है, ऑप्शन बी जो है इसकी डेफिनेशन पे क्या हो रहा है, पूरा उतर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 16। एमसीक्यू नंबर 16 में हमें कहा जा रहा है 2a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। भाई 2a प्लस बी मिलकर बनाना है प्रोडक्ट। इफ द रिएक्टेंट बी इज इन एक्सेस, रिएक्टेंट बी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, मौजूद है ऑलरेडी। रिएक्टेंट बी जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, मौजूद है। और हमें कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए इन गिवन रेट लो इज। भाई एक चीज यहां जो इसमें बताया जा रहा है, इफ द रिएक्टेंट बी इज इन एक्सेस, रिएक्टेंट बी जो है वो क्या है, एक्सेस में है, बहुत बड़े पैमाने पे, यानी इसका रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, इज इन एक्सेस, ये हिंट दे दी कि ये बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। आगे कहा जा रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए इन अ गिवन रेट लो में इक्वेशन हमें बता रही है कि रेट बराबर है के इक्वल टू ए टू बी इज। अब देखिए भाई बी तो बहुत बड़े पैमाने पे, बी का तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब इफेक्ट जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, सिर्फ ए का। अब ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, ए के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, ए के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। देखिए बच्चे इस इक्वेशन को देखकर थर्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आगे सवाल में हिंट दिया हुआ है कि बी इज इन एक्सेस, बी बहुत बड़े पैमाने पर है। बी बहुत बड़े पैमाने पर, इसका मतलब बी का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तो बहुत ऑलरेडी एक्सेस है, इसको बढ़ाने वाला कोई लेवल है ही नहीं। वरना ये होता है ना कि रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बी इज इन एक्सेस, बहुत बड़े पैमाने पे। अब बात आ गई कि बी को हट गया, अब ए के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस रिएक्शन में स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर आज के इस लेक्चर में हमने 16 MCQ जो है वो मुकम्मल किए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स के ही पास पेपर के MCQ को डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।